तो हमारा टॉपिक वाइज चल रहा है, ठीक है। तो क्लास 10th की फिजिक्स है, ठीक है, क्लास 10th की फिजिक्स है, और ये सिर्फ रिवीजन के लिए है, ठीक है। और जो बच्चे बिल्कुल ही नए हैं, ठीक है, वो नीचे कमेंट करें, मैं उनके लिए पर्सनली एक अलग से बना दूंगा, बट अभी ये सिर्फ रिवीजन के लिए है। रिवीजन हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ वो चीज़ पढ़ेंगे जो काम की है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट टाइम ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आपको ये चीज़ें आनी चाहिए इस चैप्टर से, ठीक है। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, यू नो राइट। देखो अब इसमें पढ़ने वाला क्या है, इसमें पढ़ने वाला ये है कि अगर आपके पास दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, अब सबको पता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये भी पढ़ने वाला नहीं है, ठीक है। पढ़ने वाला क्या है कि अगर आप ग्लास रॉड को सिल्क के साथ करते हो ना, ठीक है, तो ग्लास रॉड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज ले लेता है, और अगर जो एबोनेट रॉड होता है, ठीक है, जिसको आप रब करते हो, ठीक है, वो क्या होता है, वो नेगेटिव चार्ज लेता है। तो ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ई फॉर नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, और जी फॉर ग्लास, ग्लास क्या होगा, पॉजिटिव, जीपी, ये याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा आपसे कि अगर आपको ग्लास रॉड रब करते हो सिल्क क्लॉथ के साथ, तो ग्लास रॉड पे कौन सा वो आएगा, जाहिर सी बात है ग्लास के बाद पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और अगर एबोनाइट को करते हो, एबोनाइट को, तो किसके साथ आएगा, नेगेटिव आएगा, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अट्रैक्शन, रिपल्सन सबको पता होना चाहिए, ये तो पता ही है, ये सेम अट्रैक्ट करते हैं, ये तो सबको पता है ना, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको डायरेक्ट याद कर लो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने होते हैं, कितने, 6.25। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम कितना, 6.25। कैसे आया, क्यों आया, अगर तुम्हें याद करना है तो इफ द चार्ज इज 1.6 कूलम, नंबर ऑफ यानी एक पर 1.6 मल्टीप्लाई 19 कूलम पे जो चार्ज है वो ये है, तो 1 करना है, डिवाइड कर देना है। बट डायरेक्ट आप ये याद करोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। अभी 10⁻18 है, ठीक है, ध्यान रखना, 10⁻18 है, 6.25 इंटू 10⁻18। कंडक्टर, सेमी कंडक्टर क्या होता है, इट डजेंट मैटर, यू नो राइट। जो कंडक्ट करता है, जो कंडक्ट नहीं करता है उसे कंडक्टर बोलते हैं, जो कंडक्ट नहीं करता उसे इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है। हमारे पास दो टाइप की करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है, क्या, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक जो होती है वो रुकी होती है, करंट जो होती है वो फ्लो में होती है, ठीक है। अब पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि आपको, ठीक है, ये भी इतना ज़्यादा नहीं, ठीक है, ये सिर्फ सीधे बोलेंगे वर्क डन अ मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, दैट्स इट। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, खत्म। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वर्क डन करना है मूविंग अ यूनिट चार्ज 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, किस में, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, 1 अपॉन वर्क डन अपॉन वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है, ये याद कर लेना। वी की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, डब्ल्यू की जूल, गुलाम, जूल पर गुलाम हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे नापते हैं, वोल्ट मीटर से नापते हैं, ठीक है। और वोल्ट मीटर ध्यान से देखना, ये हमेशा कहाँ लगता है, पैरेलल लगता है। वोल्ट मीटर कहाँ लगता है, पैरेलल लगता है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अभी देखो फॉर्मूला लगाया, ठीक है, अब ये फॉर्मूला तो आप लगा सकते हो ना, 2 गुलाम चार्ज है, चार्ज मिल गया आपको और वोल्ट मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, देखो ना कितना वर्क डन पूछ रहा है। अगर मैं 2 कूलम चार्ज फ्रॉम 118 से 128 लेकर आऊँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट आ गया, ठीक है। चार्ज है 2, निकाल लो। ये क्वेश्चन नहीं होगा, है कितनी एनर्जी होगी वन गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। हर कूलम को एनर्जी क्या होता है, एनर्जी भी वर्क डन ही है, एनर्जी भी क्या होती है, वर्क डन ही होती है, तो वर्क डन की निकालनी है। 6 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ईच कूलम में एक चार्ज हो गया, तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये क्वेश्चन है ही नहीं करने लायक। अभी ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं, ये तुम्हें ट्राई करने हैं, ठीक है, सारे के सारे। मैं तुम्हें यहाँ पर एमसीक्यूज बताता हूँ, ठीक है। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज, देखो वर्क डन यूनिट चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये इजी है, इसको नहीं कर रहा मैं। क्या नापेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर नापेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करने के लिए कूलम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट होती है। 1 कूलम चार्ज इक्वल टू चार्ज करने 6.25 हो गया, खत्म, खत्म भाई।
ठीक है। अभी नॉर्मल हल्का रिविजन, हल्का, कोई वैसा नहीं। अब जैसे मैं तुम्हें दिखा दूँ, देखो यहाँ पे देखो 3 2 वोल्टिक सेल है जो सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। अब मैं अगर यार मैं सीरीज में कनेक्टेड है, 1 2 3, यूज एज अ बैटरी इन अ सर्किट, ठीक है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी? पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 6 होगा, ऐड कर दो, ठीक है। हाउ मेनी joules of energy does 1 coulomb gain on passing through one cell and all 3 cell? एक सेल से पास होने के लिए कितना लेगा और सबसे कितना लेगा? तो 2/1 2, 6/1 6, ठीक है। ये चीज़ें नहीं कर रहे अभी हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं ना, तो हम देख रहे हैं कि चैप्टर में ऐसा क्या है जो नया है। मुझे तो कुछ नया नहीं दिख रहा। अभी यहाँ पर एक फॉर्मूला और आ गया देखो, ठीक है। अभी क्या है कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट आता है जब देर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो होगा I = Q/T, बस इतना याद रखना है, ठीक है। I को किससे नापा था? एमीटर से नापा था, इतना याद रखना है। और एमीटर का कैसा रेजिस्टेंस होना चाहिए? वेरी लो रेजिस्टेंस, ठीक है, जिससे वो चेंज ना करे वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, ठीक है। कुछ नहीं, Q = I है, IT, Q = IT, I = Q/T, फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, डायरेक्शन देख लो। डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होती है, ठीक है। करंट कैसे फ्लो होता है? जाहिर सी बात है, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है, करंट जो होता है यहाँ फ्लो होगा, ठीक है। और उसके अपोजिट क्या होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या जाएगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या जाएगा? करंट जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे? नेगेटिव टू पॉजिटिव। सर्किट क्या होते हैं? सर्किट सर्किट क्या होते हैं? ठीक है, देख लो भाई, ये एमीटर है, वोल्ट मीटर है, गैल्वेनोमीटर है, ये बल्ब है, स्विच है, ये ओपन स्विच है, ये रियोस्टेट का है, ध्यान रखना, वेरिएबल रियोस्टेट, ठीक है। ये रहा देखो, वेरिएबल रेजिस्टेंस को रियोस्टेट बोलते हैं। सर्किट डायग्राम है, ओपन क्लोज क्या होता है ये पूछ रहे हैं। आप क्विकली देख देख के करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का अगला नाम क्या है? वोल्टेज है। अब आंसर नहीं है इधर, वोल्टेज ही है। एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में, करेक्ट है। एमीटर का हाई रेजिस्टेंस होता है, वोल्ट मीटर का लो रेजिस्टेंस होता है। इसका भी लो रेजिस्टेंस होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस से करोगे क्या? और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन अच्छा नहीं, दोनों के दोनों लो होने चाहिए मेरे हिसाब से। तो 28 कुछ ऐसा है क्या? 28 का डी देखा। एमीटर जो होना चाहिए, एमीटर जो होना चाहिए वो लो रेजिस्टेंस का होना चाहिए, ताकि उसकी करंट से किसी और को अफेक्ट ना पड़े। बट वोल्ट मीटर को हाई रेजिस्टेंस का होना चाहिए, ओके। हाँ, मैं बताता हूँ क्यों। देखो, अगर मेरे पास सर्किट है, ठीक है, पर मुझे वोल्ट मीटर तो पैरेलल में लगाना है। यहाँ पे मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया। अगर इसका रेजिस्टेंस हाई नहीं होगा तो करंट क्या होगा? 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। और अगर मान लो यहाँ पे कुछ बल्ब है तो इशू करेगा ना ये वाला, इसलिए इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? बहुत हाई होना चाहिए, तो यहाँ पर आए ना, सारा करंट कहाँ जाए? यहाँ जाए, इससे कोई अफेक्ट ना पड़े। समझ में आया? पैरेलल में लगाने से अफेक्ट ना पड़े, इसलिए इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। एमीटर का लो रेजिस्टेंस क्योंकि सीरीज में लगता है, रेजिस्टेंस बहुत लो होना चाहिए, ठीक है, ये सही है। विच यूनिट कुड बी यूज टू मेजर द करंट? करंट एम्पेयर। करंट ये रहा, 10 सेकेंड ये रहा, कितना? 50 या 0.5। I = Q/T, ठीक है। क्या निकालना है? 5
10 50 आ जा भाई 50। इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्टर में 10 मिनट के लिए पास होता है 300 कूलम का। करंट फ्लोइंग इज 10 मिनट के लिए, यानी 10 मिनट को 60 में चेंज कर दो। हाँ 300 कूलम ये ले लो 0.5 सी आएगा। करेक्ट है। ठीक है, तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन देखकर अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं कर पाएंगे तो फिर बेकार है भाई, बेकार है। आगे देखो ओम्स लॉ, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है, ये ओम्स लॉ के हिसाब से कुछ नहीं, बस v इजिकल टू आई आर याद कर लो, v इजिकल टू आई आर याद कर लो। अगर v इजिकल टू आई आर तुम्हें याद हो गया, ठीक है, v इजिकल टू आई आर याद हो गया तो क्या है फिर, अब इशू क्या है, देखो यहाँ तक तुम्हें सब कुछ याद हो गया। v इजिकल टू आई आर का फॉर्मूला लगा रहा है, फिर से इसने v इजिकल टू आई आर फॉर्मूला लगाया, ये v ये r, क्या बदतमीजी भाई, ये a है, करंट दे रखा I, और ये क्या v r निकालना है, कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है तुमसे। अब एक्सपेरिमेंट तो मैं क्यों ही करूँगा, गुड कंडक्ट रजिस्टर चाहिए, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस, देखो नाइक्रोम, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटाइन, इनका हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। मुझे नहीं आया। अच्छा ये फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू आर एल बाई ए, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। अगर तुम ये याद रख लोगे, बस एक चीज़ और याद रखनी है कि रेजिस्टिविटी जो होती है वो लेंथ और थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी क्या होती है कि हर मैटर की एक रेजिस्टिविटी होती है, वो उसके नेचर पे डिपेंड करती है, उस रेजिस्टिविटी पे रेजिस्टेंस डिपेंड होता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, देखो ग्लास, पेपर, डायमंड, हार्ड रबर, इबोनाइट, ठीक है, सबसे ज़्यादा इबोनाइट होता है इंसुलेटर बड़ा, ठीक है। उसके बाद अब ऐसा नहीं कि इंसुलेटर पे चार्ज नहीं आ सकता, इंसुलेटर पे भी चार्ज आ सकता है भाई, समझ रहे हो। और करंट फ्लो करवाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ये देखो जो रेजिस्टिविटी होती है वो अलॉय की प्योर मेटल से बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उनको बनाया जाता है। जैसे मैग्नीन है जो किसका बना हुआ है, कॉपर, मैग्नीज और निकल का बना हुआ है, कितनी ज़्यादा, 25 टाइम्स है कॉपर की। कॉन्स्टेंटाइन देख लो जो किसका बना हुआ है, कॉपर और निकल का, 30 टाइम है कॉपर का। मैग्नीन देख लो, मैग्नीन तभी तो देखा था, कॉपर, मैग्नीज और निकल, मैग्नीन का नाम ही यही इसलिए लिखा हुआ है, मैग्नीज निकल कॉपर बनता है। जैसे यहाँ पर नाइक्रोम के अलावा यूज़ किया जाता है हीटिंग एलिमेंट्स के लिए, वेरी हाई रेजिस्टेंस होती है और वो कोई ऑक्सीडेशन पे नहीं किया, हाई टेम्परेचर पे भी ऑक्सीडेशन पे नहीं जाता। फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है, फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है, फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है, और ये ख़त्म। अजीब भी है। कॉम्बिनेशन देखो, कॉम्बिनेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल। सीरीज में बढ़ेगा रेजिस्टेंस और पैरेलल में कम होगा। अगर मान लो कि तुम अपने घर में, अब तुम्हारे घर क्या चलेगा, पैरेलल चलेगा, क्योंकि सीरीज़ में क्या होता है ना, पहले वाले पर करंट ज़्यादा आता है, फिर दूसरे वाले पर कम, तीसरे वाले पर कम, चौथे वाले पर कम, इन दोनों में बराबर आया था, ठीक है। सीरीज वाले डायरेक्ट ऐड होते हैं और अनसीरीज वाले डायरेक्ट ऐड होते हैं अपॉन में, जैसे पैरेलल वाले अपॉन में ऐड होते हैं, ठीक है। जैसे ये रहे देखो, पैरेलल हो गया, ये ख़त्म हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या ही देख रहा हूँ इसमें। भाई पैरेलल, ये इन दोनों, ये दोनों पैरेलल है ना,
जब भी किसी के बीच में दो से ज़्यादा पॉइंट दिख जाए तो वो पैरेलल है, एक दो खत्म। दो पॉइंट दिख जाए ना किसी भी दो डब्बों के बीच में तो पैरेलल है, ठीक है। जैसे कि इसके और इसके बीच में देख लो, एक दो पॉइंट मिल रहा है ना, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल, साथ दिख रहा है पैरेलल है यार वो। इसको भी देख लो, एक तो ये दोनों सीरीज़ में है, ये दोनों सीरीज़ में है, ये दोनों सॉल्व होंगे पहले, पहले सीरीज सॉल्व होता है फिर पैरेलल सॉल्व होता है। अब दो डिपेंड करता है तुम कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब सीरीज से पहले मैं डोमेस्टिक यूज़ देख लो। डोमेस्टिक यूज़ में क्या देखोगे, सीरीज में क्या होगा, एक खराब हो गया तो सब खराब हो गए, ठीक है। 220 वोल्ट आती है घर पे, और पैरेलल में अलग अलग चला सकते हो, सब खराब तो सब खराब नहीं। अब पावर की बात करो, ये देखो ये पेपर में आया हुआ है, पावर इज इक्वल टू द वर्क डन अपॉन टाइम। पावर जो होता है वो होता है वर्क डन अपॉन टाइम। कोई भी इंसान कितना वर्क करेगा टाइम के लिए, किसी टाइम पर, बस P इज इक्वल टू वी आई लगा लो, वर्क डन W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू, अरे 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 पावर, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है पोटेंशियल डिफरेंस into I R resistance into time, time into resistance, P is equal to VI, P is equal to VI याद कर लो। और एक और बताता हूँ मैं, P is equal to I square अपॉन I square R कर लो, ठीक है। और एक है I square V square अपॉन R, P is equal to, तीन फॉर्मूले हो गए हैं। P is equal to I square R, V square upon R, W upon T, और W is equal to VIT, VI into R, resistance into time, ओके। ये हो गया, फॉर्मूला लगाना है, सॉल्व करना है। E इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, पावर इंटू टाइम, तो P इज इक्वल टू W अपॉन T, I स्क्वायर R, V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है, टू VI और VIT, VIT कैसे हो जाएगा, VIT हो जाएगा तो फिर T से T कटेगा, W इज इक्वल टू VI बचेगा ना, ये हटा भी, एक दो, और P इंटू टी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू एनर्जी हो गया। हाँ तो W, अरे यार ये W तो एनर्जी है ना, पावर इंटू टाइम ही तो होगा, इसकी भी मेरे को ज़रूरत नहीं है, मेरे को सिर्फ उसी की ज़रूरत थी, ठीक है। आई स्क्वायर आर आ रहा है क्या, पावर इज इक्वल टू, तो W इज इक्वल टू आई स्क्वायर V इज इक्वल टू W अपॉन Q, Q इज इक्वल टू आई टी, करंट इज इक्वल टू Q अपॉन टी, Q इज इक्वल टू आई टी आ गया, तो VIT होगा, हाँ होगा, अब समझ में आ गया VIT क्यों हुआ, अपॉन टी, टी से टी गया, P इज इक्वल टू VI, V इज इक्वल टू आई आर, हाँ P इज इक्वल टू VI, लो भाई VI भी होता है, समझ में आ गया। तो मैंने चारों फॉर्मूले लिख दिए, ध्यान रखना है बस, इनको ध्यान रखना, तुम ये ध्यान रखना कि तुमको ये ध्यान रखना है। कमर्शियल यूनिट की बात में बात करते हैं, 1 किलोवाट जो होता है वो 1000 वाट होता है 1 घंटे के लिए, ठीक है। वाट, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम,
अगर तुमसे कोई पूछे कि एनर्जी कितनी होगी, पावर इनटू टाइम, पावर याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वी डोंट हैव मच, कैसे कॉस्ट निकालोगे, क्या ले कह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ, 350 वाट है, 10 आवर डे चलता है, 30 दिन का मंथ है, बताओ अगर इतना किलो है तो एनर्जी निकाल लो पहले, कितना, इतना किलो वाट, टाइम निकाल लो घंटे में, एनर्जी को पावर टू टाइम, 105 किलोमीटर पर आवर, 1 किलो वाट की 3.5 रुपये, तो 37.5 रुपये हो गया, खत्म। इट्स ओके। या हेंस इट इज़ ओके। हीटिंग इफेक्ट भी अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट ठीक है, मैं हीटिंग इफेक्ट दिखा देता हूँ तुम्हें। क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को रजिस्ट करते हो ना, रेजिस्टेंस, तो जो वायर होता है ना, वायर हीट होने लगता है। तो ये फॉर्मूला आई इक्वल टू, सब वही है, सेम है, यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है अलग से, I²R×T। ठीक है, अभी हमने देखा था कि जो हीट का फॉर्मूला है ना, H=I²R×T। कैसा है, अगर तुम्हें पता हो कि W होता है Q×V, एक और फॉर्मूला आ गया, देखो पावर वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है, और VI हो जाएगा, इजिकल टू होता है I²R, इजिकल टू होता है V²/R, ठीक है, इजिकल टू होता है एनर्जी, इजिकल टू होता है पावर इनटू टाइम, और W वर्क डन इजिकल टू होता है Q×V। कैसे होगा Q×V, मैं बताता हूँ। W कितना होता है, वर्क डन इंटू V अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा ठीक है, V=W/Q, तो W=VQ, ये तो है ना, ये तो पता है ना तुमको, तो फिर इतना क्यों सोच रहे हो, ठीक है। तो ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ से W वो आ गया। अब हीट क्या फॉर्मूला क्या होता है, हीट का फॉर्मूला, हीट जो होता है वो होता है वही एनर्जी तो हुआ, वर्क डन को तो हीट बोलेंगे, तो कहीं पे लिख लेते हैं हीट वर्क डन ही तो हुआ, I²RT। ठीक है, अभी इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम्हें कुछ पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ये है ना क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, कुछ नहीं, बस रेशियो निकालना था। अभी देखो क्या है कि जब दो रेजिस्टेंस हो जाएंगे, दोनों का रेजिस्टेंस x है, उनको पैरेलल में डाल दोगे, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, पैरेलल में है, तो रेजिस्टेंस अगर इसका 1 है, इसका 1 है, तो मतलब हाफ हो जाएगा ना रेजिस्टेंस। अगर इसका वोल्टेज 1 सेम है तो हाफ रेजिस्टेंस होएगा, रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, रेजिस्टेंस तो बढ़ता है ना, पैरेलल में कम होता है और सीरीज में ज़्यादा होता है। और इसके एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के तेल लेने। यस, हेंस दिस चैप्टर 1 कंप्लीट्स, आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर 1। तो अब यहाँ से बाहर तो कोई क्वेश्चन आने से रहा, और अगर आ भी गया तो तुम्हारे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं, उन फॉर्मूलेज पे करना है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं पूरे के पूरे फिजिक्स का ख़त्म करूँगा, आज ही ख़त्म करूँगा मैं, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10th क्लास से 6 चैप्टर तो है, कितना लगेगा, 3 घंटा बस। दिस इज़ अ डे 2, ठीक है, डे 2, जिसमें हम ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हैं। देखो अभी हमने चार्ज पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, हम क्लास 10th की बुक से पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया, ओम्स लॉ पढ़ दिया, V=I, रेजिस्टेंस R=ρL/A। कॉम्बिनेशन सीरीज में सिंपल ऐड होगा और पैरेलल में 1 करके ऐड होगा। फैक्टर्स क्या हैं वही मैंने बता दिया कि रेजिस्टिविटी हो गया, एरिया हो गया, लेंथ हो गया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट तो सबको बताया, H फॉर्मूला क्या निकला था, I²R/T निकला था। इलेक्ट्रिक पावर, पावर कितना निकला था, वर्क डन अपॉन टाइम निकला था। अब W क्या होता है, देखो V होता है W/Q, ठीक है, V=W/Q, Q कितना होता है I, Q कितना होता है, देखो I=Q/T, IT हो गया, IT यानी W VIT, VIT से T चला गया तो VY बच गया, तो पावर VI हो गया।
v इज इक्वल टू आई आर होता है तो ए आई स्क्वायर अपॉन आर हो गया, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर हो गया। तो ये कुछ फॉर्मूले बन गए, ठीक है। तो w इज इक्वल टू वी क्यू हो गया, ओके। और ये सारी चीज़ें फॉर्मूले बन गए, तो ये रिलेशन हो गए पी वी आई और आर के बीच में, पी दिख गया, वी दिख गया, आई दिख गया, आर दिख गया, रिलेशन। तो हमने ये चैप्टर खत्म कर दिया, ठीक है। अभी हम इस मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है, इस वाले में। और इसको पढ़ने के बाद फिर हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। मैं रोज़ एक एक टॉपिक ख़त्म कर रहा हूँ, एंड जैसे ये ख़त्म हो जा रहे हैं उसके बाद हम फिर मैं अगले दिन आके मैं तुम्हें अगले टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है। सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड। तो चलो शुरू करते हैं। मैं फिजिक्स की क्लास 10th की बुक ही निकालता हूँ, तुम्हारे सामने निकालता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्लास 10th की फिजिक्स की बुक होगी, ठीक है। हाँ, अभी क्या है कि इसमें देखें तो हम देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सबको पता है। मैग्नेटिज्म जो होता है मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। ये पढ़ने वाला नहीं है, पढ़ने वाला क्या है मैं बताऊँगा, ठीक है। आई हैव एन 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग। तो मुझे पता है कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा अगर तुम्हारा MCQ बन रहा है तो, ठीक है। अगर क्या होता है कि अगर तुम ये देखो ये क्वेश्चन इसको समझो, फ्रीली सस्पेंड कर दोगे, ठीक है। जो साउथ नॉर्थ की तरफ होगा वो नॉर्थ पोल होगा मैग्नेट का, एंड एट द एंड ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडिंग मैग्नेट व्हिच पॉइंट टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन इज द साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। समझ रहे हो, नॉर्थ पोल मैग्नेट रिपेल करेगा नॉर्थ पोल मैग्नेट अगर साउथ पोल पे हो गया, द मैग्नेट अट्रैक्ट द साउथ पोल मैग्नेट, दीस आर यूज्ड फॉर वैरायटी पर्पस। अभी देखो यहाँ पर कंफ्यूजन आ गई, नहीं आ गई? क्या कंफ्यूजन आ गई कि if I suspend a magnet, then to the if I suspend a magnet, it will point. If I suspend a magnet, the point north of that magnet will point toward the geographical north or south, ठीक है। तो क्वेश्चन आ गया, देखो होता क्या है कि पेपर में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अगर तुम क्या करोगे कि अगर मान लो कि मैग्नेट को सस्पेंड कर लिया फ्रीली, ठीक है, और जो नॉर्थ पोल होगा मैग्नेट का वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, तुम सोचोगे कि वो साउथ की तरफ करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अभी क्या है कि एक्चुअली में जो नॉर्थ पोल होता है सस्पेंडेड मैग्नेट का, वो अर्थ के साउथ पोल को अट्रैक्ट होता है। जो हमारा जोग्राफिकली नॉर्थ पोल है, तुम्हें पता है अर्थ का जो साउथ पोल है वो जोग्राफिकल नॉर्थ है। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये ना बहुत कंफ्यूजन है इसमें लोगों को। मैं मानता हूँ साउथ होगा, बट हमारा जो अर्थ का साउथ पोल है, ठीक है, वो जोग्राफिकली नॉर्थ है। तो जो मैग्नेट का साउथ होगा वो जोग्राफिकली साउथ जाएगा, नॉर्थ होगा नॉर्थ जाएगा। ये विवाद में रहने वाला क्वेश्चन है, बट ध्यान रखना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, अ मैग्नेट हैज टू पोल नियर इट्स एंड्स, north pole or south pole. The end of freely suspended magnet which point toward the north direction is called the north pole of the magnet. फिगर नंबर 2 दिखाने की बात कर रहे हैं, देखो ये छोड़ ही दो। And the end of a freely suspended magnet which point toward the south direction is called south pole. ठीक है, माना जाता है कि मैग्नेट पोल रिपेल करते हैं, अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पर जो मैग्नेटिक पोल होते हैं, जो मैग्नेटिक पोल्स, ये समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नॉर्थ पोल जो मैग्नेट का होता है वो रिपेल करता है नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट, ठीक है। और साउथ पोल जो होता है वो साउथ को करेगा, बट द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा साउथ पोल, ये तो सबको पता है, ठीक है। बट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो मैंने बताया वो ध्यान रखना है। ये बुक में भी दिया हुआ है, मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अभी इसमें कुछ काम का नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है बताता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और
एंड होती हैं साउथ पोल पे, बस इतना ध्यान रखना है। नॉर्थ पोल जोड़ती हैं, साउथ में जाती हैं, पोल्स पे पावरफुल होती हैं, ठीक है। अभी देखो जो हमारा अर्थ का मैग्नेट है ना, वो हमारे जोग्राफिकल मैग्नेट से उल्टा है, ठीक है। तो हम नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट करते हैं, ठीक है। बट जो हमारा जोग्राफिकल नॉर्थ है, अभी जो हमारा जोग्राफिकल नॉर्थ है, वो एक्चुअली में अर्थ के मैग्नेटिज्म का साउथ पोल है। क्यों है? क्योंकि जो नॉर्थ साइड है उसको किसने अट्रैक्ट किया है? साउथ अट्रैक्ट करेगा, तो साउथ है ना उसकी तरफ से। अब हम अगर उसकी तरफ लगा लेंगे तो हम अर्थ को एक मैग्नेट की तरफ लेंगे, अर्थ अगर मैग्नेट की तरफ लेंगे तो अर्थ का नॉर्थ साउथ में करेगा, जो अर्थ का जोग्राफिकल नॉर्थ होगा, ठीक है। 15 डिग्री झुका हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं कि अंदर बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, बहुत ही बड़ा है भाई, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट देख लो, ये नहीं है। ये तो कुछ नहीं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो बहुत ईजी है। आपको राइट हैंड उठाना है और अपने हाथ को घुमा देना है। डायरेक्शन के लिए आपका राइट हैंड थंब रूल यूज़ होगा, अगर आपको किसी डायरेक्शन ऑफ करंट चाहिए तो, ठीक है। करंट चाहिए, फिंगर एक्सटेंड करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताने के लिए फ्लेमिंग थंब रूल होता है। फ्लेमिंग नहीं कहूँगा, थंब रूल कहते हैं सिंपल इसको, ठीक है। ये तो बहुत ईजी है। सॉलिनॉइड क्या होता है? बार मैग्नेट का जैसा ही होता है, बस इसमें इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है जिसमें करंट पास करते हैं, और वो डिपेंड करता है कि कितने टर्न्स हैं, क्या स्ट्रेंथ है और क्या नेचर है कोर मटेरियल का, ठीक है। सब थ्योरी है, सब थ्योरी है। मैग्नेटिज्म देख लो भाई, ये रहा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, याद रखना लेफ्ट हैंड रूल है, लेफ्टी, ठीक है। फादर मदर चाइल्ड बोलते हैं, ठीक है। फादर मदर चाइल्ड मतलब पहला फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आ गया, मदर एम फादर, ये फोर्स हो गया, फोर्स, फादर मतलब फोर्स, मदर मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड मतलब करंट आ गया। लेफ्ट हैंड का है, बढ़िया ना, लेफ्ट हैंड से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, राइट हैंड नहीं है, लेफ्ट हैंड रूल है। अब मोटर कैसे काम करती है, जाहिर सी बात है फ्लेमिंग पे ही काम करेगी। कार्बन रोटेटर है, कॉम्यूटेटर लगे हुए हैं, ठीक है। ये इनको समझाने में तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, बट ये तो बेसिक चीज़ है ना, ये तो आपको बहुत बेसिक आना चाहिए तब हो पाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देखो, ध्यान रखना, ये देखो गैल्वेनोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है यूज़ किया है इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में पास वो चेक करने के लिए। और अगर आपको चेक करना है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यूज़ करना है, बकवास, ठीक है। इसकी कंडीशन ये है, अगर आपको चाहिए तो आपको करंट मूव करना है, मूव करते रहना है, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। राइट हैंड रूल किसके लिए आता है? राइट हैंड रूल आता है मोशन के लिए, मोशन इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। मोशन फादर मदर चाइल्ड ही है, बट यहाँ मोशन है। राइट हैंड रूल मोशन के लिए आता है, लेफ्ट हैंड रूल फोर्स के लिए आता है। अगर आप फोर्स से मारेंगे तो आप लेफ्ट हैंड से बहुत धीरे मार सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर सबको पता है, एसी जनरेटर क्या होता है पता है सबको, कितने बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। दैट्स इट। डोमेस्टिक घर में लगे हुए हैं, न्यूट्रल वायर हैं, ठीक है। फ्यूज़ सेफ्टी के लिए आ जाओ, फ्यूज़, ठीक है। ये देखो एक चीज़ ध्यान से देखना, एमसीबी सबको पता है, द फ्यूज़ वायर के प्रॉपर थिकनेस होना चाहिए, कितना करंट उसमें जा रहा है। वाई वी यूज़ थिन वायर, होना चाहिए। प्योर कॉपर वायर कैन नॉट बी यूज बिकॉज ऑफ इस हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। हैजार्ड्स हैं, ये बचपन में पढ़े थे हमने, हाथ देख के मैं डर गया था, ख़त्म, दैट्स इट। तो अगर हम इधर आए अपने उसमें, क्या है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड पता है, अरे यार
कहाँ है? मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? फील्ड लाइंस क्या होती हैं? करंट कैरिंग वायर के हिसाब से क्या होता है? थंब रूल ले लोगे। कॉइल, सोलिनॉइड, ठीक है ठीक है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, लेफ्ट हैंड रूल आ जाएगा। ड्राइविंग लेफ्ट हैंड रूल, ये रहा देखो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी का इंडक्शन होना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कराएगा। इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। हाँ, तो मोशन है अपने पास और करंट है, आई ये रहा, और फर्दर चाइल्ड, ठीक है। इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस है, V इज इक्वल टू आई आर रहेगा। इंड्यूस करंट, सिंपल वही करंट आएगा, ये इंड्यूस करंट होता है, ठीक है। और ये क्या होता है आपका? पोटेंशियल, ये मोशन होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। प्राइमिंग लेफ्ट हैंड रूल AC के लिए यूज़ होता है। DC AC, एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC, ठीक है। चलो मैं एक छोटा सा चीज़ बताता हूँ, ठीक है। क्या ये पढ़ना पड़ेगा क्या? एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC, ठीक है, बता देता हूँ, यहीं पर सुन लो, ठीक है। अब जैसे कि मैं बात करूँ कि लॉन्ग टर्म ट्रांसमिशन होता है, AC जो होती है वो स्टेप अप हाई वोल्टेज में चली जाती है ट्रांसफार्मर में, तो पावर लॉस कम होता है। और DC में बहुत ज़्यादा वो चाहिए होते हैं, ठीक है। वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ईजिली हो जाता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन AC DC में, AC में ईजिली हो जाता है स्टेप अप स्टेप डाउन, ठीक है। एनर्जी लॉस AC में कम होती है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस AC होती है, जनरेट करना AC ईजी होता है, ठीक है। DC थोड़ा टफ होता है, ठीक है। 12th क्लास में पढ़ोगे आप, काश 11th 12th आता तो मज़ा ही आता, बट 11th 12th क्लास में आप पढ़ोगे कि कैसे हम AC से DC, DC से AC बनाते हैं, फुल रेक्टिफायर क्या होता है, ठीक है। और बहुत सारे अप्लाइंसेस है जो AC के साथ अच्छा काम करते हैं, तो हमारे हमने AC के सबसे बना हुआ है। बैटरी DC आई नो, बट उसको कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर लगा होता है, ठीक है। और AC को जल्दी इंटरप्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर AC का ना लो पॉइंट भी होता है, तो DC करंट बहुत पावरफुल, मतलब वो होती है पावरफुल। AC DC में लो और अप और हाई होते हैं। AC सबको पता है कि ऐसे ऐसे होती है, सॉरी क्या बना दिया मैंने, ठीक है। ऐसी होती है ऐसे, DC होती है ऐसे, ठीक है। हो गया। अब हम नेक्स्ट, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई इसमें? हाँ, फिजिक्स में दिखाओ तो जरा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सोर्स ऑफ एनर्जी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई। सोर्स ऑफ एनर्जी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई, ठीक है। देखो, रिफ्लेक्शन मिल जाएगा यहाँ से, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन मिल जाएगा। और ह्यूमन आई के बारे में, आई के बारे में तुम्हें दिखानी है। हाँ दिखेगा, देखो ये, देखो ये दिख गया ह्यूमन आई, ठीक है। और जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो यहाँ मिल जाएगी, ओके। ये जो है ना, ये हीट वाला जो टॉपिक है, ये हीट वाला टॉपिक 11th 12th क्लास का है, ये उसका नहीं है, ठीक है। तो इसको तो मैं करवा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। वर्क एनर्जी एंड पावर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन चैप्टर वैसे तो 11th में भी है, बट 9th में भी है, मोशन भी है। चलो क्विकली हम क्या करते हैं, स्लाइड चैप्टर को निपटाते हैं, ठीक है। और साउंड इसमें नहीं है। एटमॉस्फेयर में क्या है भाई? ये तो फिजिक्स की चीज़ दिखा रहा है, ठीक है, देख लेंगे। लाइट देखते हैं, लाइट में देखते हैं कि क्या हम सारी की सारी चीज़ें कवर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आओ नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। ये है लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, प्लेन कर्व सरफेस हो गया, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। और इसको ख़त्म करने के बाद हम जाएंगे, दोबारा से आएंगे इसी पे, ठीक है। तो लाइट्स के लिए क्लास 10th ही चलते हैं, क्लास 10th, ठीक है। और क्या आएगा, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और ह्यूमन आई, तीनों चैप्टर एक साथ होंगे और काफ़ी बड़ा चैप्टर होने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है। तो सीधे जंप करते हैं 162 पे। सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये टॉपिक हीट वाला है,
इसको पढ़ लेंगे इसके बाद, ठीक है। पहले हम बीम लाइट पे चलते हैं, ठीक है। सो ये रहा लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अभी क्या है कि ठीक है, और लुमिनस होता है, और जो एमिट नहीं करते वो नॉन लुमिनस होता है। लुमिनस जो खुद एमिट करते हैं। लाइट जो होता है स्ट्रेट लाइन में चलता है, ठीक है। और ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या चाहिए तुम्हें बताओ। देखो ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। नेचर ऑफ लाइट भी किसी काम का नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज़ सुन लो कि लाइट जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बनी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिनको ज़रूरत नहीं होती किसी मीडियम में जाने के लिए। इसका तभी वो स्पेस में भी बिना किसी मीडियम के चली जाती है। स्पेस में कोई मीडियम नहीं है ना। लाइट के पास ड्यूअल नेचर होता है, ठीक है। ये आगे 11th क्लास 12th क्लास में पढ़ोगे अच्छे से। हाँ मैन, बहुत लो जाना पड़ रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होता है सबको पता है, बाउंसिंग बैक होता है रिफ्लेक्शन। प्लेन मिरर से कैसा रिफ्लेक्शन होगा, इंसिडेंट राइट। ये इसके दो लॉ होते हैं। एंगल आई जो होता है ये पेपर में आएगा, ठीक है। एंगल आर के बराबर होता है, ठीक है। इंसिडेंटल होती है ये होती है, और नॉर्मल जो होती है जो सेंटर से जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वाले को गलती से भी भूलना मत, ठीक है। अगर तुम सोच रहे हो कि इसको गलत करोगे तो नहीं करना है, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पता लग गया कि तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पर आएंगी, और आई इज इक्वल टू आर होगा, सेकंड लॉ, ठीक है। ये खत्म हो गया। और जब भी आप सीधे जाते हो ना, सीधे नॉर्मल के अलाउंग, तो एंगल अगर इंसिडेंट पे नॉर्मल के अलाउंग जीरो बनेगा तो रिफ्लेक्टेड भी जीरो बनेगा, तो ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब इसमें क्या होता है कि रेगुलर में जो होते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड होती है पैरेलल की तरफ। इंसिडेंट जैसे आ रही हैं वैसे जा रही हैं, ठीक है। और डिफ्रैक्शन ये होती हैं, देख लो, ठीक है। तो ये भी ज़रूरत नहीं है इसकी। ऑब्जेक्ट और इमेज क्या था, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। रियल और वर्चुअल क्या होते हैं ये पेपर में आ सकता है। जो स्क्रीन पे दिखती है वो रियल होती है। अब रियल इन्वर्टेड होती है हमेशा, ऐसे करके, ठीक है। स्क्रीन पे दिखती है ऐसे होती है। तो रियल एंड दो वर्ड आते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड आता है, और एक वर्चुअल एंड इरेक्ट आता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ आती हैं, रियल के साथ इन्वर्टेड आता है, वर्चुअल के साथ इरेक्ट आता है। बट इतना यहाँ पर नहीं बताएंगे क्योंकि यहाँ पर उनको ज़्यादा समझाना नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ये रियल इमेज बस स्क्रीन पे बनने वाली। इसमें क्या होता है, अगर हीरो राइट हैंड उठा रहा है तो राइट हैंड ही उठता है। मिरर में क्या होता है, राइट हैंड उठा रहा है तो लेफ्ट उठता है। इसमें एक वर्ड यूज़ होता है लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन, तो वो ध्यान रखना, ठीक है। राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट होता है। अब इमेज कैसे बनती है, एक इमेज बनने के लिए मिनिमम दो चीज़ होती हैं। और देखो वर्चुअल इमेज है कहाँ बन रही है, पीछे बन रही है, किसके, मिरर के पीछे बनती है वर्चुअल इमेज, ठीक है। जैसे कि अभी एक चीज़ और देखो, अगर जैसे अभी तो हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके चल रहे थे, यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट तो एक दो रेज निकली थी। इससे भी अगर मैं इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट लूँ तो इससे दो रेज निकलेंगी, और इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट लूँ तो इससे दो रेज निकलेंगी, और ये दोनों मिलके दोनों बनेगा। मिरर में सेम साइज़ दिखता है, कहीं भी रख लो भी सेम साइज़ दिखेगा। ये डिस्टेंस जो होती है और ये डिस्टेंस बराबर होती है। अगर तुमसे पूछे मिरर से 5 मीटर दूर है तो इमेज से कितना होगा, तो झट से होता है 10 मीटर दूर होगा। ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। लेटर इन्वर्जन ये राइट का लेफ्ट दिखना, ठीक है। प्लेन मिरर का यूज़ क्या होता है बताओ भाई, क्या होता है। इंसिडेंट रे 35 बना रही है, रिफ्लेक्शन कितना होगा, 35 होगा, नहीं 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 नहीं, नहीं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, देखो वो सरफेस के साथ वो बना रही है, सरफेस के साथ 35 बना रही है। इसका मतलब ये वाला कितना होगा, टोटल 90 होता है, तो ये 55 होगा, तो ये 55 है तो ये भी 55 होगा। जल्दीबाजी में 35 में देते हैं, जैसे मैंने अभी गलती करी, ठीक है। और डिस्टेंस सेम होती है, देखो ये भी हो गया। और क्या भाई, रिफ्लेक्शन में कॉन्केव कॉन्वेक्स भी आ जाएगा, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ से तुम्हारे पेपर में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक होता है कॉन्केव, होता है कॉन्वेक्स। अब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका देखो वैक्स वाला साइड है, और कॉनकेव इसका केव वाला साइड है। कॉनकेव है, कॉन्वेक्स आ गया। अब कुछ वो हैं, जनरल नोटेशन है। तो क्या होता है, अगर मैं इस ले रहा हूँ तो इसके सेंटर को, इसी के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इस पार्ट को हम पोल बोलते हैं, इसके बीच वाले पार्ट को हम फोकस बोलते हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। और क्या है, तो कुछ नहीं। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये दी हुई है, सेम है, दोनों के लिए सेम होगा। आगे आ जाओ, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। जब भी सारी की सारी पैरेलल लाइट आएंगी ना, वो सारी की सारी कहाँ जाएंगी, फोकस पे जाएंगी, ध्यान रखना।
तो क्या होता है, जब हम कागज़ जलाने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करते हैं, दूर से लाइट आने वाली सब पैरेलल होती हैं, तो फोकस पे रख देते हैं कागज़ को, तो वो जल जाता है। अब इसकी बात करें, देखो उसका फोकल लेंथ कैसा है, उसका फोकल लेंथ आगे की साइड पे है, मेरी रे ऐसे जा रही है, और नापने के लिए मैं मिरर से आता हूँ हमेशा, तो दोनों क्या होंगी, तो फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव होगी, तो कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव हो गई। बट अगर तुम यहाँ देखो कॉन्वेक्स को, कॉन्वेक्स की ये आ रही है फोकल लेंथ, यहाँ को जा रहा हूँ, लाइट भी ऐसे आ रही है, दोनों क्या होगी, पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कितनी होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, पता है। कुछ रूल्स हैं, रूल ध्यान देना आप, सीधे जाएगी तो ऐसा आएगी, ऐसे जाएगी तो ऐसी जाएगी, ऐसे जाएगी तो पैरेलल आएगी, ये जाएगी तो ये आएगी। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब कुछ पोजिशन ये आता है पेपर में भाई, अब अगर ये पेपर में आता है तो भाई ये पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, तो मैं इसको अच्छे से पढ़ाता हूँ, कोशिश करूँगा अच्छे से पढ़ाने की भाई लोगों, मुझे बोरिंग ना लगे बस। अभी क्या है, अगर ऑब्जेक्ट को आप फोकस और इसके बीच में रख देते हो, कॉनकेव की बात करूँ, तो ये रहा, एक लाइट ऐसे चलेगी, एक लाइट ऐसे चलेगी, और तो कोई चांसेस नहीं बनता, ऐसे चल के ऐसे भी, रुक जाओ, ऐसे करके ऐसे भेजोगे, हाँ तो भेज दो, ये पैरेलल लाइट है, फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये दो जगह की मिलेंगी। तो जब भी आप यहाँ पर रखते हो, तो आपको ये बनाना सीखना है, और ये है क्या, मैं तो बता दूंगा आराम से, कोई इशू नहीं। जैसे ये है, यहाँ पर रख लो, तो पहला तो ये आ जाएगा, ठीक है, दूसरा ये आ जाएगा, आगे जाके मैच करेगा, तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट बन गई, और हाईली इनलार्ज्ड हो गई, खत्म क्वेश्चन। बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इरेक्ट लार्जर। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या होता है, अब कॉनकेव मिरर अगर मैं रखना चाहूँ तो मैं ये रख सकता हूँ ना, देखो कॉनकेव मिरर कर सकता हूँ मैं इनको आगे को, भाई कॉनकेव मिरर से अच्छे से देखूंगा मैं। तो कॉनकेव मिरर तुम्हारे शेविंग मिरर के लिए यूज़ होता है, और मेकअप मिरर के लिए यूज़ होता है, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर को, क्योंकि कॉनकेव मिरर को अगर आप रखोगे वहाँ पर तो वो बड़ी इमेज दिखाएगा मिरर पे, दैट्स इट। अब दूसरा केस क्या है, अगर उसको फोकस पे रख दो, फोकस पे रखने वाला इन्फिनिटी आएगा, सोचना ही नहीं है, इन्फिनिटी पे रियल इन्वर्टेड बनेगा, जड़ सी बात है ना, फोकस पे रखा तुमने, या ऐसे या ऐसे, तो ठीक है, इस बार क्या होता है कि ये इमेज जो होती है वो इन्फिनिटी बनती है, यहाँ भी पैरेलल है, यहीं पैरेलल है, तो वो आगे ना जाके यहीं बनती है, तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, ध्यान रखना, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, मैग्नीफाइड तो बनेगी। इसका काम क्या होता है, बल्ब का काम होता है। ठीक है, बल्ब को आप सेंटर पे रख दो तो वो लाइट सारी कैसे दे देगा, सीधी, तो देखो ये रखा हुआ ना सेंटर पे, तो लाइट देगा सीधी वाली, आ गया। तीसरा केस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके पीछे यहाँ रखोगे तो पीछे बनेगी, कैसे बनेगी, आओ, जैसे ये है, ठीक है, कहाँ रखना है, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ पर रख दो। यहाँ पर अगर तुम यहाँ रखोगे तो पहली लाइट ऐसे भगोगे तो फोकस से जाएगी, कोई इशू है। दूसरी लाइट को ऐसे करके सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजो, क्या ये आगे जाके मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो ये कहाँ मिलेगी, ये यहीं यहाँ पर मिलेगी। पेंसिल होता तो पेंसिल और स्केल लेकर जाऊँगा तो आराम से मिल जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा, रियल इन्वर्टेड हो गया, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और लार्जर हो गया। तो ध्यान रखना, अभी आप इन्फिनिटी पर रख दो तो फोकस पे बनेगी, सबको पता है। बट हाँ, अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बनती है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेम साइज रियल इन्वर्टेड। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखो तो वो यहाँ बनेगी, यहाँ रखा था तो यहाँ बन रही थी, यहाँ रखोगे तो यहाँ बनेगी, सिंपल, खत्म हो गया, इन्फिनिटी वाला केस भी खत्म हो गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कुछ भी नहीं है इसमें। और कन्वेंशन की मैंने कन्वेंशन बताया, सेम डायरेक्शन में जाओगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव डायरेक्शन में आओगे तो नेगेटिव, बस। मिरर फॉर्मूला 1/u = 1/f इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पॉजिटिव होता है लेंस में होता है। अब हाइट का फॉर्मूला h2/h1 होता है, और कुछ लोग माइनस का v/u भी लेते हैं, माइनस का v/u याद रखना, माइनस होता है मिरर में, माइनस का v/u, माइनस का v/u, और प्लस का 1/v + 1/u = 1/f, ये दो, और = h2/h1, ये तीन फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं।
ठीक है, ये फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, फॉर्मूले यूज़ करना बच्चों का काम है। रूल्स, अब कॉन्वेक्स की बात करेंगे, पैरेलल जाएगी तो फोकस पर आएगा, ऐसे जाएगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा तो फिर भी फोकस आएगा, सेम ही रूल है। अब इससे एक ही बनता है, अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया जाए, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो बिहाइंड द मिरर बनाता है छोटी इमेज, और इन्फिनिटी तो फोकस से बनाएगा, दो ही होते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर डिमिनिश इमेज बनाता है, डिमिनिश इमेज, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को ना रियर व्यू मिरर में रखा जाता है। जो पीछे का दिखाते हैं ना, जो साइड व्यू मिरर होते हैं, उसमें कॉन्वेक्स मिरर आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो पिक्चर है यहाँ भी रखा था, साफ दिख रहा है, ठीक है। अभी ये आई थिंक ये चैप्टर ख़त्म हो गया। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल करना है क्या, नहीं करना है। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन डन हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्शन डन हो गया। अभी रिफ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा भी मुड़ जाओ ना, थोड़ा सा भी वो चेंज हो जाए, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। देखो, ये जानी तो ऐसी चाहिए थी, बट ये मुड़ गई। क्यों मुड़ गई, क्योंकि नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, ठीक है, क्योंकि मीडियम क्या है, डेंसर है। अभी जानी तो ऐसे चाहिए थी, अभी हो गई, क्यों, क्योंकि डेंसर क्या है, हल्का है, ठीक है। ये तो नहीं पढ़ना है। इसको इंसिडेंट, इसको रिफ्लेक्टेड और इसको इमरजेंट रे कहते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको सीधे भेज दूँ, ठीक है, और मैं क्या कहते हैं, लाइट फॉलिंग नॉर्मली परपेंडिकुलर है ना, ग्लास स्लैब परपेंडिकुलर आएगी तो विदाउट एनी रिफ्लेक्शन क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इफेक्ट देखना है। अब इसको जैसे आप बेंड करोगे थोड़ा सा बेंड हो जाती है, ठीक है, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। एपरेंट डेप्थ बोलते हैं उसको, कोई इशू नहीं है। इसकी वो फॉर्मूला लिखवाया गया इन्होंने, नहीं 12th क्लास में इसका फॉर्मूला भी है, पता है तुम्हें। अरे भाई साहब मज़ा आता है इसको करने में। साइन आई अपॉन साइन आर, स्नेल्स लॉ कहते हैं इसको, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर। आई क्या होगा याद रखना, साइन आई वो होगा जहाँ से लाइट जा रही है, ठीक है। ये रहा 1n2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, याद रखना 1n2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। ये क्या है मैं बताता हूँ, ये क्या है कि अब मीडियम वन है, ऊपर मीडियम वन है, लाइट 1 से 2 जा रही है, लाइट 1n2 का मतलब होता है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दूसरे का विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है, ध्यान रखना। वैक्यूम मीडियम, एयर मीडियम। अब जैसे कि एक एग्जांपल देख लो, एयर से ग्लास में गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.50, तो एयर से ग्लास में गई, ग्लास में गई, तो यहाँ पर एयर आ जाएगा और यहाँ पर ग्लास आ जाएगा। ग्लास का कितना है 1.50 होता है, याद रख लेना, ग्लास का 1.50 होता है और एयर का 1 होता है। 1.50 तो ग्लास ही थे, तो ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर अपॉन ग्लास। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा, मतलब दिमाग लगाने वाला है। देख लो एयर का 1 है, आइस का, फिर आगे जो बढ़ रहे हैं वो सब बढ़ते जाएंगे। डायमंड का देख लो 2.42, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है, हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है। ग्लास का 1.52 होता है, ठीक है। और अगर मैं, अबे टाइम दिखा 3 बज गया। रे ऑफ लाइट मीडियम इतना, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। 1 and 2 मीडियम ऑफ 2, 1 से 2 में जा रही है, देखो 1 and 2 1 से 2 में जा रही है, ठीक है, तो v1 अपॉन v2। 1 से 2 में जा रही है या 2 का मीडियम है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, बच्चों की बहुत हालत खराब होती है इसमें। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्पेरिकल लेंस रिफ्रैक्शन। अब देखो स्पेरिकल लेंस आ गए, ठीक है,
फोकस यहाँ है, इसका फोकस कहाँ पर है, यहाँ है, तो कॉन्केव लेंस का जो फोकस है वो यहाँ है, तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होगा। ये कॉन्वेक्स का कहाँ है, यहाँ पर है ना, ऐसे जाएंगे, लाइट ऐसे आ रही है, पॉजिटिव है, प्रिंसिपल फोकस। आगे आ जाओ, सेम वही चल रहा है, फोकस से जाएगी पैरेलल आएगी। अब कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशन पे देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो ओके, देखो अगर टफ बनेगा तो ये बनेगा। अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखता हूँ तो इमेज जो बनेगी वो पीछे बनेगी, बड़ी सी बनेगी। कैसे बनेगी, क्यों बनेगी, समझते हैं। अगर मैं ऐसे रख दूँ और मैं ऐसे रख दूँ, मैं ऐसे रख दूँ, तो एक तो अच्छा मेरा थोड़ा ना है, लेंस है, ठीक है, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, तो ये मैच करेगा, पीछे जाके ये खड़ा हो जाएगा। हाँ ठीक है, अगर फोकस और इसके पीछे तो पीछे बनेगा, और अगर फोकस पे तो इन्फिनिटी बनेगा। इन दोनों के बीच में है तो इन दोनों के पीछे ही बनेगा। मेरे में तो यहाँ बनता, बट यहाँ पर बनेगा, ठीक है। ये तो बना लिया जाएगा, ये बनाए जाएंगे। ओफ, काफ़ी मेहनत लगने वाली है, ठीक है। स्पेरिकल मिरर के बारे में इतना ही है। साइन कन्वेंशन आप सबको पता है। अभी लेंस का क्या होता है ना, लेंस का ये वी अपॉन यू रहता है। मिरर का जो था वो माइनस वी अपॉन यू था। लेंस का क्या है, वी अपॉन यू, ठीक है। ये दोनों तो दोनों सेम है। और मेरा फॉर्मूला देखो, मेरा फॉर्मूला ये 1/v माइनस हो गया, वहाँ प्लस था, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। और आई होप कि ये भी बचा है क्या भी। अच्छा, यहाँ से भी चलेगा। इसमें क्या है, इसमें एक छोटी सी इमेज रख दो तो ये क्या करती है, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती है। नहीं, छोटा करके दिखाती है। ऑब्जेक्ट को फोकस के पीछे को थोड़ा सा छोटा करके दिखा देगी, ठीक है, डिमिनिश करती है। लेंस फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स नहीं चाहिए। पावर 1/4 फोकल लेंथ। अब मुझे भूख लग गई है, आई के बारे में भी खत्म कर लेते हैं क्विकली। क्या ही पढ़ रहे हैं हम इसमें, मुझे तो बोरिंग लग रहा है, ठीक है। कुछ पार्ट्स हैं, ये इसे बोलते क्या, प्यूपिल, रॉड एंड कॉन होती हैं, एकोमोडेशन, पावर, रेंज 25 सेंटीमीटर, बस खत्म आंखों के में। मायोपिया, शॉर्ट साइटनेस, हाँ ये पेपर में आता है, ठीक है। हाइपर शॉर्ट साइटनेस, बस मायोपिया याद रखो, शॉर्ट साइटनेस। मायोपिया में दूर का नहीं देखता, पास का देखता है। शॉर्ट साइटनेस आपको पास की दिखेगी, ठीक है। मायोपिया, मायोपिया को कैसे ठीक करेंगे, देखो मायोपिया में क्या होता है कि ये बहुत जल्दी वो कर देती है, मायोपिया में बहुत जल्दी कर देती है, ठीक है। मायोपिया में जल्दी कर देती है। अब जल्दी करने के लिए क्या करोगे आप, थोड़ा सा उस वेव को थोड़ा सा और वाइड करवाओगे तो ये लगेगा, वो जल्दी कर देती है। मायोपिया में जल्दी, मायोपिया जल्दी आओ, हमारे पिया, ओ मेरे पिया जल्दी आओ, ठीक है, जल्दी। पर जल्दी वर्ड याद रख लो, तुम्हें पूरा याद हो जाएगा। इसमें देर में होता है तो इसका मतलब पीछे जाता है, तो इसके लिए मुझे कॉन्वेक्स चाहिए, और डाइवर्ट कर लो ताकि और जल्दी डाइवर्ट हो जाए। प्रेस बायोपिया दोनों में होता है, दोनों। हमें आंखों क्यों चाहिए, आंखें क्यों चाहिए भैया हमें आंखें, ग्लास प्रिज्म में देखो ये भी क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। ग्लास प्रिज्म में दिखाता हूँ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एमर्जेंट रे, एंगल ऑफ डेविएशन इसके और इसके बीच में बनता है। तो ये पेपर में आया हुआ है किस किस के बीच में बना हुआ है, ठीक है। ये दोनों पैरेलल होती है, ये दोनों मतलब ये पैरेलल नहीं होती, ये ऐसे जाती है। 7 कलर्स में डिस्पर्स होता है, सबको पता है, विब ग्योर, ठीक है। रेड सबसे कम डेविएट होती है,
और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है उसकी, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड की होती है। रेड हैज़ मैक्स वेवलेंथ, लीस्ट डेविएशन। इफ दिस इज लीस्ट डेविएशन देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो नहीं आएगा इसमें। रेनबो क्या होता है, सबको पता है, स्प्लिट होता है इसमें, प्रिज्म की तरह काम करता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो होता है, हमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के मतलब एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंस होता है उसके कारण हमें रिफ्रैक्शन दिखता है, ठीक है। ट्विंकलिंग किसके होती है, रिफ्रैक्शन के कारण होती है। कम ज़्यादा होती है, इससे ट्विंकलिंग दिखता है। द स्टार सीम टू बी हायर इन द स्काई देन एक्चुअल आर, वो हाई दिखते हैं, वो एक्चुअल कम होते हैं, बट हमें क्या दिखते हैं, ऊपर दिखते हैं। क्यों दिखते हैं, समझ में आ गया। डेली सनलाइट होता है 2 मिनट का, सनराइज और सनसेट, ठीक है, ये दिख रहा है हॉरिजन पे, 4 मिनट का टोटल होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, लाइट पार्टिकल के पाथ को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ब्लू कलर ज़्यादा इजीली होता है, डिपेंड करता है साइज ऑफ पार्टिकल पे, ठीक है। ये जैसे जैसे बड़े होंगे वो और क्लियर होगा। स्कैटर्ड किसके वजह से होता है, ये सारी चीज़ पढ़ेंगे हम, डोंट वरी, जब मैं एमसीक्यूज लगाऊंगा ना उसमें सारी चीज़ बताऊंगा। स्काई ब्लू क्यों है, स्कैटरिंग है। रेड क्यों दिखता है, सारी लाइट स्कैटर हो जाती हैं, हमारे आंखों तक सिर्फ रेड ही पहुंच पाती है भाई। ऊपर तक क्यों दिखता है, 90 डिग्री होता है, शॉर्टर डिस्टेंस। हाँ दैट्स इट। अभी मैं अगर पीछे जाके अपने सिलेबस में देखूं तो क्या मिस किया हमने, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कर्व सरफेस, इमेज फॉर्म, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फॉर फोकल लेंथ, मिरर फॉर्मूला। डेरिवेशन नहीं आएगी, हाँ जाहिर सी बात है मैं डेरिवेशन नहीं पढ़ने वाला। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्लेक्शन बाय लेंस है, इमेज फॉर्मेशन है, लेंस फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन है, पावर ऑफ लेंस है, ह्यूमन आई है, रिफ्लेक्शन प्रिज्म के साथ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, डेली एग्जाम्पल है, रेनबो है, एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर लेंसेज है। खत्म हो गया, तो ये भी खत्म हो गया, इसमें कुछ नहीं था। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी अगला हम आज ही साउंड कर देंगे, फिर एटमॉस्फेयर करेंगे। साउंड और एटमॉस्फेयर देख नहीं रहा यार, हीट का सोर्स ऑफ एनर्जी में आएगा, सोर्स ऑफ एनर्जी में हीट आ जाएगी, ये सारी की सारी जो एनर्जी है ना सोर्सेस ऑफ एनर्जी में ही आ जाएगा, ठीक है। चलो उसी को देखते हैं क्या है। तो गाइस आज मोशन को देखते हैं, ठीक है। मोशन का चैप्टर है और काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है इससे, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसके बाद PYQs लगाऊंगा, तो आप साथ रहना, ठीक है। और अभी अगर तुम देखोगे हमने इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के का टॉपिक देख लिया 10th क्लास की बुक से, मैग्नेटिक फील्ड भी देख लिया, लाइट भी देख लिया है, ठीक है। तो अभी हीट बचा हुआ, हीट 11th क्लास का है, ठीक है, ये थोड़ा बड़ी क्लास का है, इसको थोड़ा अलग से देखेंगे। और मोशन, ग्रेविटेशन, फ्लोटेशन, साउंड और एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर भी आपको 9th में नहीं मिलेगा, तो ये 2 चीज़ आपको अलग से देखनी है, ठीक है। तो ये न्यू है, ठीक है, ये भी न्यू है, और यहाँ पर जो हीट वाला नया पार्ट लॉन्च हुआ ना इस बार, तो ये भी पार्ट न्यू है, तो इसको थोड़ा सा इन 2 चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बाकी कोई इशू नहीं है, बाकी कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। अभी अपन लोग क्या करते हैं, मोशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं 9th क्लास की बुक लूँगा, आई जस्ट गॉट अ 9th क्लास बुक, ठीक है। तो 9th क्लास बुक में हम मोशन चैप्टर लेंगे पहला, तो पहला मोशन चैप्टर है 1 से 44। चलो स्टार्ट करते हैं, क्विकली देखेंगे, काम की चीज़ देखेंगे जो काम की नहीं होगी उसको हम नहीं देखेंगे, ठीक है। ओके, तो कुछ है क्या था, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। अभी बंदा यहाँ से चला, ठीक है, ऐसे कवर करके टोटल डिस्टेंस चली, बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ से लेकर लास्ट तक की जो वो है डिस्टेंस, उसको देखेंगे, ठीक है। खत्म था क्वेश्चन। यूनिफॉर्म क्या होता है, सेम डिस्टेंस, सेम टाइम पर सेम डिस्टेंस चलना। वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम होता है, स्पीड आ गया, मोशन आ गया, और क्या है ये, न्यूटन का फर्स्ट लॉ होगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले लगे होंगे। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया। यू नो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, राइट, याद रखना। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा,
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सेम रहेगा, एवरेज वेलोसिटी इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2, तो ये खत्म हो गया। अच्छा और भी है क्या? अच्छा कुछ लॉज ऑफ इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पहला, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दूसरा, एस डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर, ठीक है, यू इनिशियल है, टी टाइम है, वी फाइनल है, यू इनिशियल है, ये खत्म हो गया, कोई इशू नहीं है। अब ये क्वेश्चन तो बच्चों का डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख लो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, अगर स्ट्रेट आता तो यूनिफॉर्म है, नहीं आता तो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन नीचे को आएगा, एक्सेलरेशन ऊपर को जाएगा, सीधा जाएगा, बट नॉन यूनिफॉर्म में जैसे तो कब हो जाएगा, ठीक है। और ये एक चीज़ और इधर, अगर तुम्हें दिख रहा हो कि स्पीड ये रहा, मोशन निकालना है बच्चों वाला गेम है, डेरिवेशन नहीं मांगी है, ठीक है, डेरिवेशन नहीं मांगी है मोशन में, और वी आई थिंक कुछ और भी है क्या, ओके दैट्स इट, मोशन खत्म, ठीक है। आ जाओ मोशन का देख लेते हैं चैप्टर में क्या क्या पूछ रहा है, यहाँ देख लेते हैं। देखो तुम्हें पता है डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, जो सर्कुलर में घूमता है, ठीक है। फोर्स एंड मोशन पता है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पता है, इनर्शिया फॉर बॉडी, मास मीजर ऑफ इनर्शिया, देखो मास एज अ मीजर ऑफ इनर्शिया, mv स्क्वायर, ठीक है। आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, p इज इक्वल टू mv, खत्म हो गया। एलिमेंट्री आइडिया p इज इक्वल टू mv याद रखना, ठीक है, कि जो मोमेंटम होता है वैसा कंजर्व रहता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना, बस हो गया, इसमें और कुछ नहीं है। मोशन में तो इसमें कुछ था ही नहीं। मैं मीजर ऑफ इनर्शिया एक बार बताता हूँ, ठीक है। मीजर ऑफ इनर्शिया जो है मास पे डिपेंड करेगा, ठीक है, और आई इज इक्वल टू एम आर होता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, एम आर होता है, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम होता है। अब ये तो तुम्हें नहीं आएगा समझ में, बट आई इज इक्वल टू एम आर होता है, ठीक है, डिस्टेंस, मास, इनर्शिया, ठीक है, ये भी खत्म हो गया, ठीक है। अभी बात करते हैं ग्रेविटेशन, फ्लोटेशन, और क्या भाई, साउंड एटमोसफेयर, ग्रेविटेशन, फ्लोटेशन, साउंड एटमोसफेयर। अब इधर देखते हैं, ग्रेविटेशन, फ्लोटेशन, साउंड एटमोसफेयर, फोर्स, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशंस मिल जाए, ग्रेविटेशन है, वर्क एंड एनर्जी है, साउंड है, ठीक है। तो पांचों चैप्टर ही हैं, और पांचों क्विकली खत्म करते हैं, ठीक है। फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन कितना 45 पेज पर है ना, सर्कुलर मोशन, ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इफ यू से नेक्स्ट, ओके, दिस इज फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि पुश और पुल होता है, सबको पता है। व्हाट कैन अ फोर्स कैन डू इज देन बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, यू हैव टू थिंग्स राइट, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन, फ्रिक्शन, फोर्स, ग्रेविटी, दे दोनों को चारों के चारों बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। न्यूटन के लॉ, फर्स्ट लॉ, अब थिंग विल रिमेन एट रेस्ट, इट विल रिमेन एट मोशन, ठीक है, सबको पता है, ठीक है। मोमेंटम, देखो मोमेंटम यहीं पर आ गया, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, पी इजिकल टू एम वी, पी इजिकल टू एम वी होता है, बस इतना याद रखो काफ़ी है, ठीक है। मोमेंटम भी आ गया कि ठीक है, पी इजिकल टू एम वी लगा देना, खत्म। नहीं यार प्लीज़, मोमेंटम, ठीक है। फोर्स, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, पी इज इक्वल टू कितना, देखो पी इज इक्वल टू कितना होता है, एम वी, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मास इनटू डिस्टेंस, ओके। एफ इज इक्वल, कम ऑन यार, एफ इज इक्वल टू एम ए ना, एफ इज इक्वल टू एम ए, ध्यान रखना है, ठीक है। मोमेंटम क्या है, तीसरा लॉ वी पता है, एक्शन पे रिएक्शन है, न्यूटन का थर्ड लॉ एक्शन पे रिएक्शन है, किसी काम का नहीं है। रिकॉइल जो पीछे को आता है, कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम है, सबको पता है कि ये याद रख लेना, ठीक है। m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2u2, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। रिकॉल वेलोसिटी तुम कंजर्व कर सकते हो, बराबर करना है,
और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी ऐसा है जो इंपॉर्टेंट था। ये भी खत्म हो गया। ग्रेविटेशन स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हाँ इसमें फॉर्मूला याद रखना है क्या, एफ इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। याद हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। ठीक है आगे बात करते हैं। कैप्लर्स के लॉ हैं, कैप्लर्स के दो लॉ हैं, एक है आर क्यूब इज इक्वल टू टी स्क्वायर, आर क्यूब इज इक्वल टू टी स्क्वायर। आर क्या तुम्हारा, व्हाट इज आर, सेमी मेजर एक्सिस, आर आई शो यू, यहाँ पे दिख नहीं रहा क्या, सेमी मेजर एक्सिस, द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लेनेट फ्रॉम द सन। सन से जो डिस्टेंस प्लेनेट की जो डिस्टेंस है मीन डिस्टेंस, वो टाइम के क्यूब के रहा हो, तो वो कोई टेंशन नहीं लेनी, उतना टेंशन लेना ही नहीं ना, टेंशन नहीं ले रहा। और एक सेंटीमीटर फोर्स होता है फिजिकल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है आर क्यूब इजिकल टू टी स्क्वायर होता है ना, आर क्यूब छोटा है ना तो उसको क्यूब चाहिए। फ्री फॉल ग्रेविटी पे होता है और इसमें सारे फॉर्मूले लगेंगे, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है वी इजिकल टू यू प्लस ए टी, ग्रेविटी आ जाएगा, अपोजिट जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा। डब्ल्यू इजिकल टू एम जी, मास आ गया। ठीक है और मास, अरे हटाना, मास और वेट में क्या, तो मास कैन नॉट बी जीरो, वेट कैन बी जीरो। ठीक है प्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यू डोंट नीड दिस। ठीक है और बायनेंसी फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि बाइंड फोर्स जो होता है वो जितना भी वेट लिक्विड हुआ है उसके डिस्प्लेस के बराबर होता है। ठीक है ध्यान रखना। शिप फ्लोट क्यों करती है भाई, क्यों फ्लोट करते हैं, मुझे क्या पता। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, नहीं पता क्या, मैं डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी ज़्यादा कम होती है, डेंसिटी कम होती है, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव जब भी वर्ड आता है ना तो ऊपर भी सेम नीचे भी सेम आता है, इसकी यूनिट जीरो होती है, मतलब नन, यूनिटलेस होता है। ठीक है तो ये खत्म हो गया। चौथा ले लेते हैं क्या, वर्क एंड एनर्जी। अब वर्क एंड एनर्जी, चलो मैं तो पहले देख लेते हैं क्या क्या हमने किया। ठीक है मोशन खत्म, ग्रेविटेशन ये आ गया, यूनिवर्सल ग्रेविटी, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है मास एंड वेट हो गया, फ्री फॉल हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन भी। थ्रस्ट, प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, रिलेटिव डेंसिटी ये भी खत्म हो गया, तो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। वर्क एनर्जी एंड पावर देख रहे हैं। ठीक है वर्क एनर्जी एंड पावर बचा है, साउंड देख लेंगे। ठीक है अच्छा मैं ये वर्क एनर्जी एंड पावर देख लेते हैं। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है और 90 डिग्री पे जीरो आता है, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी एच काम का यहाँ पर। ठीक है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, ऑब्लिकली काम करेगा तो थीटा पे काम करेगा, थीटा यानी 90 डिग्री पे जीरो हो जाएगा वर्क डन। ऐसी एनर्जी क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, एबिलिटी टू डू वर्क। देखो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होगा, मिल गया वर्क डन का हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है अगला आएगा पोटेंशियल, कहाँ गया, खत्म हो गया, जल्दी खत्म को। पोटेंशियल एम जी एच आ जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है आई नो मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ बट सिर्फ उन्हीं के लिए जो लास्ट टाइम रिविजन करें, एम जी एच हो गया। ठीक है और पावर डब्ल्यू अपॉन टी, वर्क डन अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है मैकेनिकल तुम्हें पता ही है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक होता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का नेदर बी गेटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, क्या है बदतमीजी है, कोई फॉर्मूला वामला कुछ नहीं है काम का, खत्म हो गया। वर्क एनर्जी में भी खत्म हो गया। ठीक है ये आ जाओ, वर्क डन बाय फोर्स, एनर्जी पावर, काइनेटिक पोटेंशियल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, खत्म। ठीक है आगे आ जाओ, साउंड देख लो। साउंड में क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लॉटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल वाले में क्रेस्ट स्कोर उसमें आता है, लैटिट्यूड में आता है। साउंड में फी करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें ज़रूरत नहीं है। क्या है, फ्रीक्वेंसी हो गया, वी इज इक्वल वेजल इज इक्वल फ्रीक्वेंसी अपॉन वेवलेंथ हो गया, एच सी अपॉन लैम्डा होता है। ठीक है प्रोडक्शन ऑफ साउंड, वाइब्रेशन से हो जाएगा। ठीक है ट्यूनिंग फॉर्क दिखेगा और स्पीड ऑफ साउंड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड।
आ जाओ, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड का रिफ्लेक्शन, द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट आर ओबेड ड्यूरिंग द सनराइजेशन, वी कैन राइट डाउन द लॉस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इतना सारे आ जाएंगे, सेम ही है, ये भी सेम काम करते भाई, साउंड भी रिफ्लेक्ट होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में आओगे, रिवर्बरेशन हियरिंग आ जाएगा, अल्ट्रासाउंड आ जाएगा, 20 से 20,000 हर्ट्ज में तक सुनते हैं हम, सोनार रहेगा, साउंड एंड नेविगेशन रेंज, हाउ वे वो डेप्थ नापने के लिए आता है, साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, छोड़ दो, क्वालिटी, ह्यूमन ईयर, आउटर मिडल ईयर, इसमें हैमर एनुअल स्टिरअप होता है, इसमें ऑडिटरी नर्व होती है, यहाँ जाएगी, ठीक है, और क्या है, वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर, बस खत्म, ठीक है। आओ साउंड में भी देख लें क्या है, नेचर ऑफ साउंड, मीडियम साउंड, रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग, अल्ट्रासाउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, एको एंड सोनार, खत्म, ठीक है, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, क्या बचता आपके पास, ये बचता आपके पास क्या, हीट और एटमॉस्फेयर, हीट और एटमॉस्फेयर के लिए मैं यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं इसको, ठीक है। एक एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, एक सेकेंड रुकना, ठीक है, तो स्टार्ट करें। पहले बात करते हैं हीट, ठीक है, हीट के बारे में। अगर मैं हीट के बारे में बात करूं तो हीट क्या है, ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, टेम्परेचर में देखा था, एक फॉर्मूला है इसके लिए, Q इज इक्वल टू, हटा दोगे सब, ठीक है, मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, Q इज इक्वल टू mc/dt, Q इज इक्वल टू ml ले लो पहले तो, L क्या, लेटेंट हीट है, ठीक है, लेटेंट हीट हो गया, बहुत है यार इसमें, बहुत है, तो मैं पहले बताता हूँ, मैं mc डेल टी हो गया, ठीक है, स्पेसिफिक हीट हो गई, मास हो गया, डेल टी चेंज इन टेम्परेचर हो गया, Q क्या हो गया, हीट और एनर्जी हो गया। फिर अगर मैं स्टेट चेंज हो रही है तो Q इज इक्वल टू एम एल हो गया, एम एल में क्या हो जाएगा आपका, लेटेंट हीट, और ये एम हो जाएगा। कंडक्शन क्या होता है, कॉन्टैक्ट से होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, फ्लूइड मूवमेंट से होता है, रेडिएशन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से होता है, खत्म हो गया। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर किस किस में होता है, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, और उसमें स्केल से टेम्परेचर तुम्हें पता ही है, यूनिट ऑफ हीट क्या है, ठीक है, यूनिट ऑफ हीट सबको पता है, हीट की यूनिट क्या है, कैलोरी है, ठीक है। वैसे तो देखा जाए जूल, जो जूल है इसकी यूनिट, ठीक है, अगर मैं बोलूँ तो जूल है, पर कैलोरी भी होती है, एक कैलोरी मतलब 4 जूल, एक कैलोरी 4 जूल, ठीक है, एक कैलोरी 4.186 होती है, बट आई थिंक इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगला टॉपिक क्या है, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। स्पेसिफिक हीट क्या है, मतलब यह है कि 1 किलो अगर कोई सब्सटेंस है उसमें 1 डिग्री अगर मुझे बढ़ाना है तो कैसे करूँ, फॉर्मूला इसका रहेगा mc डेल टी, सी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, और यूनिट तो तुम्हें पता ही है, वाटर की बता दो 4186 है, ये तुम्हें पता है, तुम्हें अगर एक कितने जूल एनर्जी देनी पड़ेगी, 4186 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी 1 किलो पानी का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसलिए पानी में, पानी की जो स्पेसिफिक हीट होती है ना, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अभी बात करते हैं अगला, हीट कैपेसिटी, ठीक है, कहाँ गया हीट, ये हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी की बात करें तो अब कितनी हीट चाहिए, वही है, C इज इक्वल टू आता है Q अपॉन डेल टी, ठीक है, Q एनर्जी हो गया, ठीक है, कोई C इज इक्वल टू एम सी भी दे देता है, ठीक है, सिंपल है। हीट कैपेसिटी वाटर डेली लाइफ में पता है सबको। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बताओ, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री
अभी क्या है कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है, ठीक है, मतलब जितना भी हीट लॉस हुआ है वो इतना हीट गेन के बराबर होता है, बस इतना ध्यान रखना है, ये रहा प्रिंसिपल, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉइल, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉइल की बात करें तो क्या है, ये उस डिपेंड करता है कि उसकी क्या उसका कंपोजिशन कैसा है। ड्राई सॉइल है तो 800 है, मॉइस्ट सॉइल है तो 1200 है, वाटर लॉक्ड सॉइल है तो 4186 है, ठीक है। मॉइस्चर जितना ज़्यादा कंटेंट होगा उतना ज़्यादा स्पेसिफिक हीट होगा। फिजिकल चेंजेस हो गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ, ये देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है कि जितना भी हीट लॉस होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस के बराबर होता है। यानी अगर मैं लिख दूँ डी टी, यार मैं बहुत बड़ी चीज़ लिख रहा हूँ, डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस का के टी माइनस टी इन्वायरमेंट। नेचर्स लॉ ऑफ कूलिंग है, ठीक है। जब हायर टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना किसका, एटमॉस्फेयर का और उसका नॉर्मल टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर का बॉडी का, तो क्या होता है कि अगर तुम्हारा सराउंडिंग से ज़्यादा हीटअप है ना, जैसे गर्म पानी बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है एज कम्पेयर टू ठंडा पानी, ठीक है। कूलिंग रेट धीरे धीरे कम होता है, जैसे जैसे ठंडा पानी पानी ठंडा होता है कूलिंग रेट कम हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और क्या है, कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन मैंने बता दिया। कॉमन एप्लीकेशन ऑफ हीट कंडक्शन एंड हीट कन्वेक्शन, कॉमन एप्लीकेशन ऑफ हीट कंडक्शन एंड हीट कन्वेक्शन। रेडिएशन तुम्हें पता है सन से आती है, ठीक है। जैसे यूटेंसिल्स हो गए, ठीक है, आयरनिंग हो गया, ठीक है, इंसुलेशन बनाना, मेटल स्पून को डालना, तो सारी की सारी क्या है, कंडक्शन से हीट हो जाता है। बॉइलिंग वाटर देख लो, कन्वेक्शन से होता है। जैसे बॉइलिंग वाटर है, कन्वेक्शनल करंट आती है, ठीक है। एयर कंडीशनर है, ठीक है। कूलिंग फैन है लैपटॉप में, कन्वेक्शन है, टच नहीं हो रहा बट उसके आसपास की हवा से वो ठंडा हो रहा है। चिमनी और वेंटिलेशन है। हॉट एयर क्या होती है, ऊपर चली जाती है, अगर हॉट एयर ऊपर चली जाए चिमनी से, इधर से पहले ठंडी हवा आएगी, समझ रहे हो। तो बस हीट इतना ही था। क्या था हीट में, अब एटमॉस्फेयर एंड इट्स कंपोजिशन, इसको पढ़ लेते हैं। अभी क्या है कि एटमॉस्फेयर कंपोजिशन में अगर मैं देखूं तो नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21, आर्गन तीसरे नंबर पर है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड चौथे नंबर पर है, तो ध्यान रखना। और कितने होते हैं, तू सुन मैं था एक, तू सुन मैं था एक, तू सुन मैं था एक, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। पहला ट्रोपोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मेसोस्फेयर है, मेसोस्फेयर बीच में आ रहा है तो मेसोस्फेयर हो गया। थर्मोस्फेयर हीट होगी तो सबसे ऊपर आएगा, तो ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे आएगा, स्ट्रेटोस्फेयर दूसरे नंबर पर आएगा, ठीक है। क्या अब देखो, ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, वेदर होते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, ओजोन लेयर होता है। मेसोस्फेयर में क्या होता है, मीटियोर बर्न होते हैं। थर्मोस्फेयर में ऑरोरा मिलती है। एक्सोस्फेयर में ये तो स्पेस ही हो गया, ठीक है। एटमॉस्फेरिक स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब स्ट्रेटिफिकेशन देख लो, ठीक है। स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में बताऊं तो नॉर्मल वही हुआ कि उसको 5 लेयर में डिवाइड कर दिया। क्या, ट्रोपोस्फेयर आ गया, 12 किलोमीटर तक होती है, ज़्यादा नहीं 12 किलोमीटर तक होती है। अब यहाँ टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर घटता रहता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर घटता रहता है। और एटमॉस्फेयर का जो मतलब मोस्ट वाटरी होता है, ये टॉप ऑफ पॉज पर रुकता है और टेम्परेचर फिर घटना कम होता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर आता है, ओजोन लेयर होता है, 12 से 50 में होता है। यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि ओजोन लेयर है। एयरप्लेन फ्लाइट के लिए नॉर्मल होता है, स्ट्रेटोस्पॉज में रुक जाता है। फिर मेसोस्फेयर आता है, सबसे कोल्डेस्ट लेयर है, या -90 डिग्री तक पहुंच जाती है। मीटियोर बर्न अप होता है। फिर थर्मोस्फेयर होता है, यहाँ टेम्परेचर बढ़ता है हाइट के साथ, पहले घट रहा था अब बढ़ रहा है, 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सोलर रेडिएशन है, इसमें आइनोस्फेयर होता है, ठीक है। यहाँ मैं कहूँ कि इसमें एक ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ऑर्बिट है यहाँ पर। फिर एक्सोस्फेयर आता है, खत्म हो गया, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखो, स्ट्रेटोस्फेयर खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या था, फोर्स अपॉन एरिया कितना होता है, 101.3 किलो पास्कल एक एटमॉस्फेयर होता है। 760 mmHg होता है, 14.7 psi होता है, ठीक है। और क्या चाहिए,
ठीक है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है प्रेशर कम होता है, याद रखना, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी प्रेशर कम होगा। ठीक है, खत्म हो गया। अगला आता है सिंपल बैरोमीटर। सिंपल बैरोमीटर के बारे में बात करें तो बैरोमीटर का काम है क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापना। ठीक है, इसका सिंपलेस्ट टाइप होता है मरकरी, जिसको इवेंगेलिस्टा टोरिसेली ने किया था। टोरिसेली ने 1643 में किया था। किसने? टोरिसेली ने। ठीक हो गया। अब टोरिसेली ने 1643 में किया, देखो तुम्हारा आज पूरा फिजिक्स खत्म होने वाला है। ठीक है, ये लॉन्ग लास्ट ट्यूब होती है, मरकरी लेवल होता है, वैक्यूम में रखा होता है। 760 mm जी, 101.3 और 1 ATM। ये फॉर्मूला होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू द रो एच जी। रो एच जी, प्रेशर इज इक्वल टू रो एच जी, सबको पता है। देखो एक होता है मरकरी बैरोमीटर, लिक्विड होता है, और इसमें एक होता है एनेरॉइड बैरोमीटर, जिसमें लिक्विड नहीं होता है, मेटल चैम्बर होता है। ठीक है, पर वो ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये देखते हैं। ये हो गया इफेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आप बताओ यार, अच्छी इफेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अच्छा मैंने सिंपल बैरोमीटर बताया ना। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब आपको वहाँ का प्रेशर, यहाँ प्रेशर कम होता है, ये भी बढ़ जाएगा, 100 डिग्री से बढ़ जाएगा। ठीक है, इजी है। अभी क्या है कि अच्छा ये बताना था ना, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर तुम्हें बताऊं तो ये अर्थ सी लेवल पर जो अर्थ एक्सर्ट करती है 101.3, 1 ATM, 760, 29.92 इन HG और 14.7 PSI। ठीक है, अभी एक तो और देख लो, ड्यू पॉइंट क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज ड्यू पॉइंट? ड्यू पॉइंट, हाँ, मतलब इसमें क्या होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर, ठीक है, जिसमें हवा जो होती है उसमें 100% पानी आ जाता है, लिक्विड बन जाती है ना, ड्यू फॉग। और हाई ड्यू पॉइंट होता है 20 डिग्री सेल्सियस से 68 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, या लो ड्यू पॉइंट होता है 10 डिग्री सेल्सियस तक। जब हवा ठंडी होती है तो वो ड्यू बन जाती है। ठीक है, ड्यू को हम डायरेक्ट मॉइस्चर कंटेंट से देख सकते हैं। ठीक है, हाँ सिंपल है। एब्सोल्यूट, अरे यार, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है? जितना, देखो, टेम्परेचर डजंट मैटर, मास ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर। कितना, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। वेदर कास्टिंग के लिए काम आता है। एक आता है रिलेटिव, ये आता है एयर की कैपेसिटी कितनी है और कितना भरा पड़ा हुआ है, ये परसेंटेज में देखा जाता है, टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। पर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर। कंडेंसेशन क्या होता है? वाटर वेपर का एटमॉस्फेयर में है, यानी एयर वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। इससे क्या बनते हैं? ड्यू बनते हैं। ठीक है, और सिंपल है, ड्यू फॉग, ये सारी ड्यू फॉग, क्लाउड रेन, सभी से होते हैं। अरे यार, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्लाउड्स, ये थोड़ा सा अच्छा है। देखिए इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि हाई लेवल क्लाउड होते हैं जिसको हम बोलते हैं सीरस। ध्यान रखना, आप सुनना ध्यान से। सीरस क्या होते हैं? पतले होते हैं, वाइट होते हैं, चेंज इन वेदर दिखाते हैं, सीरस हो गया। सीरोस्टेटस, ट्रांसपेरेंट होते हैं। सीरोकोलमस, मतलब एक पैचेस होते हैं इनमें। ठीक है, ये आते हैं सब, सीरो सब टॉप लेवल के आ गए। फिर मिड लेवल देख लो, एल्टो स्टेटस, एल्टो क्यूमुलस। फिर लो लेवल आ गए, स्टेटस, निम्बोस्टेटस, ये डार्क ग्रे कलर के होते हैं। फिर वर्टिकल क्लाउड्स आते हैं, क्यूमुलस, क्यूमुलोनिम्बस, फिर लेंटिकुलर, मेमेटस, फॉग। ये तो बेकार है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करने वाला है। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो प्रॉब्लम करेगा बहुत लोगों को।
ग्रीन हाउस इफेक्ट सबको पता है। बेसिक ऑफ वेदर फॉरकास्टिंग, बेसिक ऑफ वेदर फॉरकास्टिंग अगर मैं बोलूँ तो देखो वेदर फॉरकास्टिंग है क्या, वेदर को पता लगाना, कुछ जैसा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर, विंड स्पीड, ठीक है, प्रेसिपिटेशन कितना है, क्लाउड कवर कितना है, थर्मोमीटर क्या है, बैरोमीटर क्या है, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर क्या करता है, ह्यूमिडिटी, एनीमोमीटर, विंड स्पीड, ठीक है, रडार स्टॉर्म को देखता है। अब 3-4 वेदर फॉरकास्टिंग मेथड्स हैं, ऑब्जर्वेशनल, इंस्ट्रूमेंटल, न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन, ठीक है। कुछ वेदर होते हैं जैसे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, ठीक है। और इंपॉर्टेंस क्या है इनकी, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, एविएशन, नेविगेशन, डेली लाइफ में यूज होना, या दैट्स इट। नेचर ऑफ साउंड भी किया, प्रोपोगेशन भी किया, स्पीड, अरे ये तो कर लिया था ना हमने। हाँ, तो हमारा फिजिक्स कंप्लीटेड, ठीक है, कंप्लीटेड फिजिक्स। अभी तुम्हें क्या करना है मैं बताता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ बताऊँगा तुम्हें करना क्या। तुम्हें क्या करना है कि जो भी चीज़ मैंने यहाँ पे रखी है ना, मैंने अभी तो बेसिक बता दिया। हाँ मैं मानता हूँ मैंने न्यूमेरिकल नहीं करवाए, बट मैं न्यूमेरिकल यहाँ के नहीं करवा सकता, क्योंकि यहाँ के न्यूमेरिकल जो होंगे वो 10th क्लास के लिए हैं। अब मैं 10th क्लास नहीं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। वी आर गोइंग फॉर 1 दरोगा या फिर वी आर गोइंग फॉर फॉरेस्टर, ठीक है। तो तुम्हें करना क्या है, जो भी मैं PYQs करवाऊंगा उन PYQs को देखना जाके, ठीक है। मैं फिजिक्स के PYQs करवाऊंगा और उनको देखना है, शायद मैंने एक लेक्चर डाला भी ऑलरेडी। और जब वो हो जाए तो PYQ से तुम्हें सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और इससे बाहर नहीं आएगा, इसकी तो गारंटी है तुम्हें, ठीक है। चलो फिर चलते हैं, बाय।